तो दर्शकों, आप बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जी हाँ, जब हम सर्जरी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में गंभीर ऑपरेशन थिएटर्स, डॉक्टर्स की टीम और कहीं ना कहीं बड़े औजारों की छवि भी बनती है। लेकिन अब सर्जरी का चेहरा बदल चुका है और वो भी रोबोटिक टेक्निक की मदद से। तो चलिए जानते हैं क्या है रोबोटिक सर्जरी, कैसे काम करता है ये हाईटेक रोबोट और इसने मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में इस टेक्नोलॉजी ने क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो हमारे साथ रोबोटिक सर्जरी पर बात करने के लिए मौजूद हैं देश के मशहूर यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड यूनिट डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रेनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली से। डॉक्टर अनूप कुमार, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका डॉक्टर अनूप कुमार। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरीज है क्या और ये इतनी खास क्यों है। रोबोटिक सर्जरी इसका जो इंसेप्शन हुआ था वो पेशेंट्स के आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। 2000 के अराउंड 2000 में हुआ था स्टार्ट। एंड इसका मेन पर्पस ये है कि हम पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करें और पेशेंट की मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी को कम करें। तो इसमें एक तरह का मास्टर स्लेव सिस्टम होता है, जो कि एक तरह की मिथ है कि रोबोट खुद सर्जरी करता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। हम भी आज तक यही समझते थे कि शायद रोबोट ही सर्जरी करते हैं। तो इसको ऑटोनोमस रोबोट्स कहते हैं। वो अभी तक मेडिकल फील्ड में अलाउड नहीं है। तो ये मास्टर स्लेव सिस्टम होता है। एक सर्जन एक कंसोल पर बैठा होता है और जो एक पेशेंट कार्ट होता है, जो पेशेंट जब लेटा हुआ है उसके साथ में होता है। पेशेंट जो रोबोट के आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं, उसको हम पेशेंट के अंदर एक पोर्ट के थ्रू डाल के इंस्टॉल कर देते हैं। एंड फिर सर्जन बैठा हुआ है कंसोल पर, उसमें लीवर्स होते हैं, हम लीवर्स को मूव करते हैं और इट इज़ कनेक्टेड टू अ केबल और हमारे मूवमेंट्स थ्रू केबल उस पेशेंट कार्ट में इंस्ट्रूमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली वी आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स थ्रू आवर हैंड मूवमेंट्स हेयर। जैसे कि आपने 3D गेम्स बच्चों का देखा होगा, समाव उसी तरह से ही होता है, लेकिन इसमें आपको 3D विजन मिलता है, डेप्थ परसेप्शन मिलता है, 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन मिलता है। आपके जो मूवमेंट्स हैं बहुत ही प्रिसाइज हो गए। और लैप सर्जरी आप जानते हैं की होल सर्जरी के नाम से फेमस है। उसमें हमारे मूवमेंट सिर्फ 2 डायरेक्शन में हो सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में जो हमारे मूवमेंट्स हैं वो 360 डिग्री की तरह पूरा, इसको हम कहते हैं हैंड जैसे हमारा मूव करता है, इट इज लाइक ए 360 डिग्री मूवमेंट। तो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। तो इसकी वजह से ये रोबोट सर्जरी खास हो जाता है। हम बड़े आराम से सूचर कर सकते हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्जरी आराम से हम सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं। ग्रेट सर, आपका रोबोटिक सर्जन ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या कुछ सीखने को मिला? देखिए, जब रोबोटिक सर्जरी इंडिया में फर्स्ट टाइम 2005 में एम्स न्यू दिल्ली में आया था पहला रोबोट, उस समय मैं वहाँ में यूरोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहा था। सो आई वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट रोबोटिक टीम इन द कंट्री जिन्होंने रोबोट स्टार्ट किया। दैट वाज माय बेसिक ट्रेनिंग एंड आई ऑफ कोर्स आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय मेंटर्स। बट मेरी एडवांस ट्रेनिंग हुई जब मैं अमेरिका गया 2014 में, और वहाँ जाके मैंने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स में जाकर ट्रेनिंग किया। उस समय इंडिया में इतना ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं था, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई और ऑफ कोर्स वापस आने के बाद मेरा यही सपना था कि हम भारत में अंडर प्रिविलेज जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए एक सिस्टम लगाएं, ताकि प्राइवेट में तो हमको पता है कि बहुत सिस्टम्स हैं, बट सरकारी हॉस्पिटल्स में इतने सिस्टम्स नहीं हैं। तो एक गरीब मरीज कहाँ जाके इस सर्जरी का फ़ायदा उठाएगा, यही मैं एक एम लेके और विज़न लेके वापस आया इंडिया में। और फिर हमने सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज का पहला रोबोट सफदरजंग अस्पताल में लगवाया, भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से 2019 में। तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग हमारी, एज वी से, वी ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, वी आर नेवर परफेक्ट, बट यस अब ऑलमोस्ट हमारे 10-12 ईयर्स हो चुके हैं। और अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडियन सर्जन्स को ट्रेन करूं, जो कि कई सालों से मैं कर रहा हूं। और ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, ताकि वो हमारे पेशेंट्स को और अच्छी सर्जरी कर सकें। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी इस समय हम लोगों को करा रहे हैं। जी हाँ, तो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी आप एक फेमस सर्जन हैं, तो ये जर्नी कैसी रही और कैसे बने आप? और दूसरा, स्पेशली अगर हम बात करें यूरोलॉजी, कैंसर और रीनल ट्रांसप्लांट के फील्ड में। देखिए, मैं जब दिल्ली इंडिया से बाहर गया तो मेरा विज़न यही था कि मैं रोबोटिक ट्रेनिंग सीख के भारत वापस आऊँ और जो मैंने देश से इतना कुछ पाया है देश को वापस दूँ। ऑफ कोर्स हम जितना भी कुछ करें बहुत कम है, बट कुछ तो हम कर सकते हैं। तो मेरा विज़न यही था।
और मेरा जो इंटरेस्ट है वो रोबोटिक में किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर्स में ही है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं पेशेंट्स में पाया जाता है, कैंसर्स और किडनी फेलियर। तो वापस आकर मैंने रोबोटिक सिस्टम स्टार्ट किया। तो मेरा था कि लक्ष्य था कि कैसे लोगों को ट्रेन करें। तो इसलिए हमने एक लाइव सर्जरी वेबकास्ट पहली बार इंडिया में स्टार्ट किया, जो कि आपको जान के खुशी होगी, हमारे भारत सरकार, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने पहल की, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हमारा मेडिकल एजुकेशन का ऑनलाइन सिस्टम होता था उस समय 2019 में, वहाँ हमने भारत का पहला वेबकास्ट लाइव सर्जरी दिखाया, जिसमें रोबोटिक सर्जरी और लैब सर्जरी को दोनों को दिखाया गया। उसको हमने टेलीकास्ट किया 52 कॉलेज जो थे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको हम आईएनआई बोलते हैं। ये 52 कॉलेज अक्रॉस द कंट्री हैं एंड 20 डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट किया गया। तो ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड, देन पीपल लाइक्ड इट, फिर हम कंटिन्यूड डूइंग इट। और पिछले 5 सालों में हमने 220-225 लाइव कंटिन्यूस सर्जरी दिखाई हैं वेबकास्ट के थ्रू। तो ये भी एक तरह का आयाम है, इसका हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ हम भारत को ट्रेन कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज को भी ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप एकमात्र ट्रेन यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका से रोबोटिक सर्जरी की फेलोशिप की है। तो आप एलीट पेशेंट्स का भी इलाज कर सकते थे, फिर भी आपने आम जनता की, देश की सेवा करने के लिए सरकारी अस्पताल को चुना। मतलब ये जज्बा कहाँ से आया? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतना सब कुछ करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना डिसीजन था। मेरे को यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं अपने अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट्स को वो सर्जरी दे सकता हूँ जो हमारे बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 8-10 लाख खर्च करने के बाद मिलता है। तो मेरा एक मैसेज अपने और कोलिग्स को भी है कि हमें अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ हाईएस्ट हाई टेक्नोलॉजी हमें लानी चाहिए, और जो एक्सपर्ट सर्जन्स हैं उनको स्टे करना चाहिए। अगर हम सभी प्राइवेट या अमेरिका वगैरह चले जाएंगे तो फिर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव होगी। तो यही मेरा विज़न था और मैं इसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और साथ ही एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक नॉर्मल सर्जरी की बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि अभी हमने 2 तरह की सर्जरी एक साथ दिखाई, तो एक नॉर्मल सर्जरी की बात करें और एक रोबोटिक सर्जरी की बात करें, तो क्या फ़ायदे देखते हैं रोबोटिक सर्जरी में आप? तो हम बात करते हैं ओपन सर्जरी पहले। ओपन सर्जरी में कैसे हम बात करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, ये बड़ा कॉमन है इंडिया में। रेडिकल प्रोस्टेक्टमी सर्जरी का नाम होता है। जब हम ओपन करते थे, एक इतना बड़ा चीरा लगाते थे जिसका अराउंड लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। पेशेंट्स की जो सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत होता था, और सर्जरी होने के बाद पेशेंट की रिकवरी में 1 महीना लग जाता था। बहुत सारा ब्लड देना पड़ता था, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेशाब जो लीक होता है, जिसका एक बहुत खतरा पेशेंट के माइंड में रहता है कि मैं सर्जरी कराऊंगा तो लीक करता रहेगा, तो वो बड़े टाइम तक रहता था। इसकी वजह से पेशेंट सर्जरी ही नहीं कराते थे। इसीलिए रोबोट का इजाद हुआ और रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब रोबोट में क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे की होल इंसिजन से, जैसे मैंने बताया, पोर्ट से रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट को डॉक कर देते हैं, और फिर हमारी सर्जरी इतनी प्रिसाइज होती है कि हमें ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है। पहले नंबर 1 सर्जरी फास्ट हो गई, नंबर 2, नंबर 3 रिकवरी फास्ट हो गई। पेशेंट सेकेंड डे घर चला जाता है, पहले हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक हॉस्पिटल में रहता था। रिकवरी इतनी फास्ट होती है, विदिन 7 डेज वो ज्वाइन कर लेता है अपना ऑफिस। और जो कॉन्टिनेंस की जो हम बात करते हैं, कॉन्टिनेंस इतना अच्छा हो गया है कि अब पेशेंट सर्जरी के विदिन 1 to 2 months पूरा कॉन्टिनेंट हो जाता है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है हेल्थ केयर में, और जिसकी वजह से ही पेशेंट्स भी अब आकर हमसे बोलते हैं कि सर हमें रोबोट से ही सर्जरी करानी है। बिल्कुल। सर, तो क्या रोबोटिक सर्जरी में हर तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं? बिल्कुल। रोबोटिक सर्जरी में हम वो सब सर्जरी कर सकते हैं जो कि ओपन से या लैब से कर सकते हैं, और इसी इंडिकेशंस को हम बढ़ाते जा रहे हैं। यूरोलॉजी की अगर हम बात करें, सब तरह के कैंसर्स एडवांस स्टेज में हम लोग कर रहे हैं। हम इवन किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि पहले किसी ने सोचा नहीं था, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट तक सर अभी इंडिया में गिने चुने सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, जिसमें मेरे को खुशी है आपको बताते हुए कि सफदरजंग अस्पताल एक है जिसमें हम लोग कर रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे पेशेंट्स को जो फ़ायदा मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का वो मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन किडनी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जब हम फ़ायदा एक नॉर्मल पेशेंट को दे सकते हैं तो हम उनको क्यों नहीं दे सकते। तो यही हमारा था। तो अब हम सब तरह की सर्जरी रोबोट से कर सकते हैं। तो डॉक्टर अनूप, आपने तो इतने सालों में कई सारी सर्जरीज की होंगी, तो कोई ऐसी रोबोटिक सर्जरी का किस्सा या कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि जो कि आपको लगा हो कि बहुत ही टीडियस था लेकिन बहुत ही आसानी से आपने उसे जो है पार कर लिया? बिल्कुल। एक मेरे को याद रहता है, एक यंग मेल था जो कि जम्मू कश्मीर से आया था।
ही वाज ओनली 20 ईयर ओल्ड एंड अनफॉर्चुनेटली उनको किडनी में बड़ा कैंसर था, जो कि साइज़ अराउंड 8 सेंटीमीटर था और सभी जगह से वो होके आया, सबने बोला कि किडनी निकाल दी जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा कैंसर है। तो मेरे पास आया कि क्या सर मेरी किडनी बचाई जा सकती है। तो मैंने बोला आपका केस डिफ़िकल्ट है बट डेफिनेटली रोबोटिक्स की हेल्प से हम कोशिश करेंगे एंड चांसेस हैं कि हम बचा सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने उसकी किडनी बचाई, ना सिर्फ बचाई, आज उसको 2 साल हो गए हैं, वो अपना सब काम कर रहा है, उसकी शादी हो गई है, उसका बच्चा हो गया है और नाउ ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो ये एक सर्जरी मुझे इसलिए याद रहती है कि हमने एक यंग पेशेंट की ज़िंदगी को चेंज किया बिल्कुल, और उसकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ लाई। तो आई एम श्योर डॉक्टर अनूप हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे उनके लिए भी एक सक्सेसफुल जो ये रहा आपका एक ऑपरेशन, ये मतलब एक मील का पत्थर स्थापित करने वाली बात है। तो मैं चाहूँगी कि एक और ऐसा कोई एग्जाम्पल आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि वो भी देखें कि सर्जरीज आजकल इतनी टफ नहीं है या ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना सब घर बैठे हुए समझते हैं। बिल्कुल, हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहते हैं। एक और यंग पेशेंट था, ही वाज 30 ईयर ओल्ड एंड उसके जब वो ट्रांसप्लांट के लिए आया हमारे पास तो उसको मन में यही था कि सर मैं किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लूँ, डोनर भी मेरे पास है क्योंकि उनकी मदद देना चाहती थी, पर उसको ये था कि सर मैं इतना लंबा, उसने देखा था कि ट्रांसप्लांट में इतना लंबा इंसिजन लगाते हैं और उसके बाद रिकवरी में बहुत समय लगता है। तो उसने बोला कि सर मैं इसी चिंता की वजह से नहीं करा रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला आप चिंता मत करिए, हम आपका रोबोट से करेंगे एंड हमें पूरा भरोसा है कि आप उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी बात मानकर वो तैयार हो गया, हमने उसका रोबोटिक ट्रांसप्लांट किया एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस था क्योंकि उनकी जो वेसल्स थी थोड़ी सी थ्रोम्बोस बोलते हैं, तो वो डैमेज हो चुका था पहले से। तो हमने जब उस केस में गए, अंदर गए, तो एक साइड में वो वेसल थ्रोम्बोस था। तो नॉर्मली ओपन में क्या होता है कि जब हम ओपन में ऐसे जाते हैं तो हमें एक लंबा एक और चीरा लेफ्ट साइड में लगाना पड़ता है, पहले इधर लगाया फिर उधर लगाया। तो उसको इसी चिंता थी कि भाई मेरे को ऑलरेडी इतना लंबा इंसिजन है, तो हमने रोबोट से बिना कोई इंसिजन चेंज किए हमने उसी समय, रोबोट का फ़ायदा क्या होता है कि हम मल्टी कोऑर्डिनेट सर्जरी कर सकते हैं। पहले हम राइट में कर रहे थे, फिर हमने लेफ्ट में इसको फिक्स किया और लेफ्ट में सर्जरी कर दी, 10 मिनट ज़्यादा लगा और सब कुछ अच्छा हो गया उसका। तो जब वो सर्जरी के बाद उसको होश आया, उसने देखा कि सर मेरे तो इंसिजन बहुत ही छोटे हैं, फिर वो 1 हफ्ते में घर चला गया। अब उसको सर्जरी को 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो एब्सोल्युटली फाइन है, ही वाज वेरी हैप्पी। मतलब टेक्नोलॉजी की मदद और आप जैसे काबिल डॉक्टर का जो साथ हो तो कोई भी चीज़ आसान बन जाती है। मुझे लगता है ये सब ईश्वर है जो करता है, बट यस पेशेंट्स का एक फेथ होता है डॉक्टर्स पे, जिस पे हमें खरा उतरना चाहिए। डॉक्टर अनूप कुमार, आपके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि टेली सर्जरी, टेली मेंटोरिंग, ऑल्दो ये सवाल बहुत हमारे लिए, ये प्रश्न आपसे पूछना मतलब थोड़ा सा ये रहता है कि, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि टेली सर्जरी, टेली मेंटोरिंग, टेली प्रॉक्टरिंग, ये क्या चीज़ें होती हैं और हेल्थ सर्विसेज में इसका क्या रोल है? देखिए, अभी इंडिया जो है AI और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर है क्योंकि भारत बहुत जल्दी विश्व में इसका गुरु बन जाएगा कि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी फील्ड में अगर हम आगे बात करते हैं मेडिकल हेल्थ केयर में, तो टेली सर्जरी, टेली प्रॉक्टरिंग और टेली मेंटरिंग, तो हमने आज से 3 साल पहले पहला यूरोलॉजी में टेली प्रॉक्टरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हम अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे और एक और सर्जन यहाँ से बहुत दूर एक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी कर रहा था और हमने उस सॉफ्टवेयर के उसके माध्यम से उसको ट्रेन किया, उसको बताया कि कहाँ उसको सर्जरी में कहाँ वो गलत जा रहा है और कहाँ उसको ठीक कर सकते हैं। इसको हम टेली मेंटरिंग बोलते हैं। अच्छा, तो ये आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि आप देखिए इंडिया इतना वास्ट है और एक सर्जन हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकता उनको सिखाने के लिए। तो व्हाट इज टेली मेंटरिंग? टेली मेंटरिंग इज, मैं दिल्ली बैठा हूँ और एक सर्जन बैठा है साउथ में, त्रिवेंद्रम में, कोसों दूर, मैं यहीं से उसको ट्रेन कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ। ये टेली मेंटरिंग है। और प्रॉक्टरिंग? टेली प्रॉक्टरिंग में क्या होता है कि मेंटरिंग में तो मैं सिर्फ उसको गाइड कर रहा हूँ, प्रॉक्टरिंग में मैं यहाँ बैठे बैठे उसको अगर हमारा सिस्टम सब रोबोटिक सिस्टम में बैठा हूँ और एक रोबोटिक सिस्टम में वो बैठा हुआ है, तो आई कैन टेक ओवर। अगर वो गलती कुछ कर रहा है, आई कैन टेक ओवर एंड आई कैन स्टार्ट डूइंग सर्जरी फ्रॉम हियर ओनली। तो ये दिस इज कनेक्टेड, तो दिस इज टेली प्रॉक्टरिंग। और टेली सर्जरी मीन्स कि मैं पूरी सर्जरी ही मैं कर रहा हूँ, मतलब उसमें सर्जन उधर कुछ नहीं करेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पेशेंट मेरा त्रिवेंद्रम में लेटा हुआ है OT में, मैं यहाँ से सर्जरी कर रहा हूँ, तो दिस इज टेली सर्जरी। तो ये पॉसिबल है एंड अमेरिका में और दूसरे देशों में ये हो चुका है
Wow. और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में भी ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाएगा और यही हमारा फ्यूचर रहने वाला है। जी बिल्कुल, आपकी कोशिश रहेगी तो बिल्कुल पॉसिबल है। और अब आपसे यही पूछना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और दायरा कैसे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये इस वक्त बहुत सही सवाल है आपसे पूछने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस समय रोबोटिक सर्जरी जो है एक बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ है जी। हेल्थ केयर सिस्टम में। ना सिर्फ यूरोलॉजी बल्कि अदर फील्ड्स लाइक गायनिकोलॉजी, कैंसर सर्जरीज, इवन जनरल सर्जरी, CTVS, सब सर्जरीज में ये हेल्प कर रहा है। और हमारे पेशेंट आउटकम्स इतने अच्छे हो चुके हैं। फंक्शनल आउटकम्स की हम बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि लीकेज, पेशाब का लीक करना या सेक्सुअल रीफंक्शन, ये सब अच्छा हो गया। पेशेंट का कैंसर का जो आउटकम है वो अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी फास्ट हो गई, जो कि पेशेंट को डर लगता था कि मैं सर्जरी क्यों कराऊं, वो उसका जो डर है ख़त्म हो चुका है। तो अभी ना सिर्फ इंडिया, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में रोबोटिक सर्जरी एक बहुत बूम की तरह आया है और ये बढ़ता जा रहा है। अगले वाले आप कुछ सालों में देखेंगे ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसलिए मुझे खुशी है कि अब हमारे पेशेंट्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनूप, आपने हमें रोबोटिक सर्जरी के बारे में इतनी टेक्नोलॉजी जो इसमें थी, लेकिन आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया, एंड आई एम श्योर अब हमारे दर्शक जो है वो डरेंगे नहीं। सो थैंक यू सो मच आज डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और रोबोटिक सर्जरी के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू।